हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2 देखेंगे। लूसेंट का वीडियो नहीं आ रहा था, बीच में तबीयत ख़राब हो गया था। अब रेगुलर वीडियो आएगा, चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट में एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर फर्स्ट हो गया है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। देखिए यहाँ पर है प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? मतलब जिस काल में मनुष्य के जो घटनाएं थे उसका कोई लिखित विवरण नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास कि उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। तो इतिहास किसे कहा जाता है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। अब प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन था, लेकिन जो लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का तो प्रचलन में था, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ज्ञानी मानव होमोसेम्पियंस। होमोसेम्पियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। तो जो ज्ञानी मानव है, यानी हम लोग जो हैं, होमोसेम्पियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग या इसको पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व पाषाण युग में या पूरा पाषाण काल में मानव का जो जीविका का मुख्य आधार था वो था शिकार था। शिकार यानी पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे, और शिकार जो था पूरा पाषाण काल में लोगों के मनोरंजन के भी साधन थे और मुख्य आधार भी था जीविका का। क्या? शिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड आपके लिए। ये लूसेंट का लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। फिर पूछेगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो पूछेगा सबसे पहले मनुष्य को अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो सबसे पहले मनुष्य को जो अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति हुई नव पाषाण काल में हुई। तथा सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पालतू बनाया? तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये कुल्हाड़ी जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्राप्ति स्थल था अतिपक्कम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड। सब पूछेगा सबसे पहले क्वेश्चन कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और उसके द्वारा बनाए जाने वाले, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। तो औजार पूछेगा तो कुल्हाड़ी, धातु पूछेगा तो तांबा। और कुल्हाड़ी जो ये प्रथम औजार था जो मनुष्य द्वारा बनाया गया था, इसकी प्राप्ति स्थल कहाँ थी, यानी कहाँ से मिला था? तो अतिपक्कम से मिला था। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो पूछेगा कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। इसको इंपॉर्टेंट लाइन है, आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी। मतलब कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी गेहूँ एवं जौ थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? तो गेहूँ एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम
प्रयुक्त अनाज चावल था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। यहाँ तक हो गया। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे क्वेश्चन पूछेगा कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कुलडीहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पूछेगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कुलडीहवा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा प्रशांत कलाकृति की खोज हुई थी। पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नामक स्थान से प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मीन्स पत्थर के बने होते हैं। माने भारत में पूर्व प्रस्तर युग के जो औजार बने होते थे वो पत्थर के बने होते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, हम लोग फ्रेंड दिखा देते हैं आपको। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। क्वेश्चन पूछेगा वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता था मृतकों का टीला। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो जो था भारत का सबसे प्राचीन नगर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। जो असम का जो श्वेतभ्रू गिबन है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। पूछेगा इनाम गांव किस युग की एक बड़ी बस्ती थी? तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड। सीधे पूछता है इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से था? तो इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जारवे संस्कृति से था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिले। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछेगा भारत में सबसे पहले जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिले? तो भारत में सबसे पहले जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त हुए। आइए नेक्स्ट पॉइंट। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका की गुफा जो थी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पूछेगा भारत में मनुष्यों से संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। और यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिलता है, किस पहाड़ी से मिलता है? तो भारत में सबसे पहले जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। फिर पूछेगा भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध थी प्रागैतिहासिक काल में? तो शैल चित्रों के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध थी। फिर पूछेगा असम का कौन सा गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि था? तो असम का श्वेतभ्रू गिबन। ठीक है, फिर पूछेगा इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी उसका संबंध किस संस्कृति से था? तो इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी उसका संबंध जारवे संस्कृति से था। क्लियर हो गया यहाँ तक? नोट में देख लेते क्या है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो यानी भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे रिजले, वो प्रथम व्यक्ति थे, फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यहाँ तक क्लियर हो गया? टॉपिक नंबर 2 हम लोग देख लिए। इसमें और कुछ है देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में नोट दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। संस्कृति और उसके बर्तन। जैसे मालवा संस्कृति के जो बर्तन थे वो काला तथा लाल थे। ठीक है, मालवा संस्कृति यहाँ पर है फ्रेंड। इसके बाद ये टॉपिक तो 2 नंबर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, तो कह रहा है मालवा संस्कृति के बर्तन कैसे थे? तो काला और लाल थे। बुर्ज होम में जो बुर्ज होम संस्कृति थी उसके जो बर्तन थे धूसर थे। और जोखे संस्कृति के बर्तन लाल थे। और दक्षिण नौपाषाण संस्कृति के जो बर्तन थे चमकीला धूसर थे। और पूर्वी नौपाषाण के भूरा लाल थे। इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मालवा का याद रखिएगा कि जो बर्तन थे वो काला और लाल था और बुर्ज होम का धूसर था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को प्यार दीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए जिससे आपको याद हो। लुसेंट हम लोग नेक्स्ट मंथ तक सारा लुसेंट कवर कर लेंगे, यही टारगेट है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को प्यार दीजिए।